फहर घर आया तो एक बार फिर खाने की इश्तहा अंगेज खुशबू के लिए खुशामदीद कहा था, मगर आज जब उसने डाइनिंग टेबल पर बिरयानी, मैकरोनी, सीख कबाब के साथ रायता, सलाद और वाइट कौरमा देखा तो उसका बीपी हाई हो चुका था। तभी कस्टर्ड का बाउल उठाकर अनाबिया बाहर आई थी। कहने लगी, साहब जी आप आ गए हैं, मैंने आपके लिए खाना तैयार कर दिया है, आप जल्दी से फ्रेश होकर आ जाओ, फिर खाना खा लें। वो मुस्कुरा कर बोली थी, जबकि फखर चिल्ला उठा था। कहने लगा फगार से कि ये सब कुछ क्या है, तुमने इतनी ज़्यादा डिशेस बना ली, जानती भी हो कि इनकी कीमत क्या, पागल हो गई हो क्या? मुझसे पूछ तो लेती क्या बनाना है, क्या नहीं बनाना। अनाबिया भी घबरा चुकी थी। कहने लगी कि क्या हो गया, आपने खुद ही तो कहा था कि आपको खाने में 4-5 डिशेस लाजमी चाहिए, आपने मुझे बताया नहीं था आपका कुछ और खाने को मन कर रहा था। मगर वो उस पर धड़ा था और उसने सिर्फ चपाती और वाइट कौरमा रखवाया था और बाकी सब कहने लगा जाकर फ्रिज में रखो और ये सब कल खाऊंगा। अनाबिया तो जितनी भी हैरान होती उतना कम था। आह हो क्या गया था, कहीं कंपनी में कोई लॉस हो गया है? फ्रेश होकर फखर आया तो उससे पूछने लगी, साहब जी सब खैरियत तो है ना, आपकी फैक्ट्री में कोई आग वाग तो नहीं लगी? फखर उसे खा जाने वाली नज़रों से देखने लगा। वो कहने लगी कि नहीं नहीं, वो मैं बस इसलिए कह रही थी कि टीवी ड्रामों में ऐसा होता है, इसलिए जब अमीर लोग एकदम से हवा से बातें करते करते मुंह के बल ज़मीन पर गिरते हैं तो वो ऐसी ही बातें करते हैं और ऐसे ही सबसे पहले खाने पीने पर पाबंदी लगाना शुरू कर देते हैं। कहीं आप मुझे नौकरी से तो नहीं निकाल देंगे? नहीं नहीं साहब जी, मुझे नौकरी से मत निकालेगा, जुल्म मत कीजिएगा, इस बड़ी दुनिया में मेरा आपके अलावा कोई मेरा सहारा नहीं, बेशक तनहा नहीं देना। वो तो जो मुंह में आया था बोलती जा रही थी और फखर जो पहले से ही काफ़ी डिस्टर्ब था दोनों हाथ उसके आगे जोड़ बैठा था। कहने लगा, चुप कर जाओ मेरी माँ, कितना बोलोगी? उसे इस वक्त बहुत गुस्सा था, एक तो वैसे ही परेशान हूँ और ऊपर से तुम्हारी बक बक सुनकर तो चुप कर जाओ। वो बच्चों की तरह से अपने होठों पर उंगली रखते हुए कहने लगी थी, ठीक है चुप हो जाओ, ठीक है चुप हूँ, नहीं बोल रही मैं। अब उसे यूँ देखकर फखर भी सोफे पर बैठ चुका था और कहने लगा, अब दोबारा मुझे यहाँ यहाँ पर दिखाई मत देना, अपने कमरे में चली जाओ, बिला वजह ही दिमाग ख़राब करने के लिए आ जाते हो। वो अपने लबों को पर उंगली रखकर फ़ौरन से भागते हुए अपने कमरे की तरफ चली गई थी और कमरा बंद कर रोने लगी। जब कुछ याद आने पर रुकी थी। फखर उसे रोका देख कर कहने लगा कि अब क्यों रुकी हो? वो कहने लगी, मैंने कुछ नहीं कहा, अगर आप कहें तो मैं ये सीख कबाब की प्लेट और रायता ले जाऊँ। फखर तो उससे पहले कि जवाब देता इससे पहले ही वो प्लेट उठाकर अपने कमरे में पहुंच चुकी थी और दरवाज़ा बंद कर गई थी, धड़ाम से बंद कर दी। कहीं ना कहीं से तो उसे अपनी ख्वाहिश पूरी करनी थी। धीरे धीरे वो उसकी जानिब देखकर उसने सारे मुलाजमिन को निकाल दिया था। जो पैसे घर में पड़े थे उन्हीं से ही उन्हें तनख्वाहें दी थी और घर की बिजली जिसका बिल लाखों में आता था, उसने सिर्फ अपना एक कमरा, लाउंज और किचन और अनाबी के कमरे के अलावा बाकी तमाम तर रोशनियाँ बंद करवा दी थी। और कुछ सोचते हुए उसने अपने घर के ऊपर वाला पोर्शन किराए पर दे दिया था। सोचा कि घर अच्छा है तो लोकेशन अच्छी थी और उसे इसलिए जैसे ही उसने इश्तिहार लगवाया तो अगले ही रोज़ 5-6 फैमिलीज एक साथ घर देखने आ चुकी थी, जिनमें से एक फैमिली शरीफ थी और अच्छा किराया देने को भी तैयार थी। और उसने फखर ने उसे ऊपर का पोर्शन दिखा चुका था। नीचे पोर्शन में सिर्फ फखर और नाबिया ही रह रहे थे। फखर काफ़ी चुप चुप रहने लगा था और शाम को जब ऑफिस से घर आया तो फखर घर में कदम रखते ही सामने का मंजर देखकर फखर के कदम वहीं रुक चुके थे। फखर देखकर हैरान हो चुका था क्योंकि सामने अनाबिया पौधों को पानी दे रही थी और हाथ में पाए पकड़े क्यारियों में पानी दे तो रही थी, मगर उसने अपने कपड़े भी गीले कर रखे थे। फखर उसकी जानिब देखकर सोए हुए जज्बात एक बार फिर से ठाठे मारते हुए उसकी तरफ जाग चुके थे, दरिया की तरह जाग गए थे और वो चलता हुआ उसके करीब आकर खड़ा हो चुका था। हर हफ्ते में 1 से 2 बार तो लाजमी उसका चक्कर कोठे पर लगता था। कहीं ना कहीं किसी लड़की के साथ वक्त गुजारना तो जैसे उसकी आदत बन चुकी थी और लड़कियों के हुस्न से तो अपनी आंखें भी वो ठंडी करता ही रहता था, मगर पैसों की कमी की वजह से वो अब वहाँ पर एक पल को वो सब कुछ भूल भाल ही गया था। उसके पास पैसे नहीं थे। वो चलता हुआ अनाबिया के पीछे आकर खड़ा हो गया था और फिर अनाबिया को जब अपने पीछे किसी का एहसास हुआ तो फ़ौरन से पलटकर उसने पीछे देखा और फ़ौरन अपने बारीक दुपट्टे को अपने आप वजूद को छुपाने की नाकाम कोशिश करने लगी थी। उसे समझ नहीं आ रहा था क्या वो क्या करे। हड़बड़ाते हुए कहने लगी, साहब जी आप कब आए? मगर उस लड़की के कब कपाते हुए लबों को देखकर तो उसे रात के वो मंजर याद आने लगे थे जब वो उसे कहने लगा कि अभी भी आया हूँ, तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? वो कहने लगी, कुछ नहीं, जब से आप मुरझाए हुए हैं आपके ये पौधे भी मुरझा चुके हैं, ना कुछ बोलते हैं और ना ही ये कुछ बोलकर मुझे कुछ बताते हैं और ना ही आप मेरा शोहर ढूंढ कर मुझे दे रहे हैं। ऊपर से आप खुद भी कंगाल हो चुके हैं। मुझे तो समझ ही नहीं आ रही कि मैं अब क्या करूं, पता नहीं मेरा क्या बनेगा। वो तो अपने सर पर ही
खुद को ही थप्पड़ मारकर बोली थी। फहर कहने लगा कि चुपचाप मेरे लिए काफ़ी बना कर लाओ समझी, पता नहीं क्या बकवास कर रही हो और कहाँ कहाँ से बातें निकाल कर ले आती हो। वो जाकर उस सिर्फ सोफे पर बैठ चुका था, मगर बार बार उसे शिद्दत से तलब महसूस हो रही थी कि कहीं से कोठे पर जाए और एक बार फिर नाचती हुई रकासाओं को देखे और उसकी रानाइयों में खो सा जाए। वो दोस्त जो अब तक उसके पैसों पर ऐश करते आ रहे थे, उसने सीधा अपने दोस्तों का नंबर मिलाया और जैसे उसने अपनी सूरत हाल के बारे में बताया और ये कहा कि आज ही कोठे पर चलते हैं, मगर आज की महफिल तुम लोग गर्म करोगे की तरफ से होगी। तो सब ही बहाना बना चुके थे। उसे अंदाज़ा हो चुका था क्योंकि कोई भी उसकी तरह लाखों रुपए कोठे पर खर्च कर नहीं सकता था। जो एक बार फिर फहर का ध्यान उस लड़की की तरफ आमादा होने लगा था और बार बार उसका ज़हन उस रात को याद दिला रहा था जब ये लड़की उसके साथ उसकी बाहों में थी और वो उस पर अपनी शिद्दत लुटा चुका था। दिल उसे उकसाने लगा था और एक बार तो उस लड़की के साथ वक्त गुजार ही चुके हो और एक बार फिर क्यों नहीं, ये लड़की तो तुम्हारी दस्तरस में है, फिर है भी तो इतनी खूबसूरत जिस तरह इस रात तुम्हारी बाहों में थी, तुम्हारी दस्तरस में ये कुछ न कर पाई थी, अब भी नहीं कर पाएगी। ये सोचते हुए वो उठकर किचन में आया था जहाँ आज वो दाल चावल बना रही थी और पहर की आंखों में आज एक बार फिर से सरशारी और सुर्खी देखकर अनामिया घबरा चुकी थी। हिचकिचाते हुए कहने लगी, आपको कुछ चाहिए तो साहब मुझे बता देते। वो उसके सामने शेल्फ पर बैठ चुका था और कहने लगा, हाँ तुम चाहिए हो, बिल्कुल वैसे ही जैसे जैसे उस रात मेरी पनाहों में थी। क्या एक बार फिर मुझे इन खूबसूरत लम्हात से रोशनास करा सकती हो। वो उससे तलबगार निगाहों से देखे वो बेबाक लहजे में ये सब कुछ कह चुका था और जबकि अनाबिया का तो वजूद ही काम का रह गया था। कहने लगी कि ये आप कैसी बात करनी, शर्म आनी चाहिए आपको। अगर दोबारा आपने मेरे साथ ऐसी बात की तो ये गरम गरम चिमटा उठाकर आपके जुबान पर लगा दूंगी। उसके मुंह से तो ये सुनकर पहर को गुस्सा आया था और कहने लगा कि होश में तो हो तुम लड़की, क्या बकवास किए जा रही हो, जानती भी हो कि कौन कौन हूँ मैं। वो फौरन उसे कहने लगी, हाँ कौन है आप, बताएं, कुछ भी तो नहीं है। आप बस मेरे पे रोक चुपाना ही आता है आपको। ये बात याद रखिए, अगर मैं भी आपको छोड़कर चली गई ना तो कोई ना कोई आपको कोई नहीं मिलेगा जो आपको वक्त पर खाना बना कर दे, और वो भी इतने मज़े मज़े के। ये बात तो वाकई सच थी। फ़खर उससे कुछ दूर हट चुका था, मगर वो लड़की उसके जहन से निकल ही नहीं रही थी और खाना बनाकर देने के बाद वो अपने कमरे में अपने हिस्से का खाना लेकर वो कमरे में बंद हो चुकी थी और एक बार फिर आंखों में आंसू लिए वो माजी को याद कर रही थी कि कब वो वक्त याद करके रोने लगी जब उसका निकाह हुआ था, मगर उसको वो एक बार फिर अपने दूल्हे को नहीं देख पाई थी। उसके वालिद बीमार थे जब उन्होंने उसकी शादी करवाई थी और अब न जाने वो किसके निकाह में बंधी हुई थी। एक गहरी सांस खारिज करके वो ये सब कुछ सोचती हुई आंखें मूंद की थी। उसे अंदाज़ा ही नहीं था कि उसकी शादी किसके साथ हुई है। वहीं दूसरी जानिब फहर कमरे में जाकर लेट तो चुका था, लेकिन उसकी नींदें उड़ चुकी थी। सिगरेट पिए जा रहा था, मगर बार बार उसका हसीन सरापे पर उसके जहन में आ रहा था और जज्बात की तो हाथों में इस कदर मजबूर हुआ करता उठा और रात के 1 बजे वो अनाबिया के कमरे में आकर दरवाज़ा खोलकर उसके कमरे में आ चुका था। अंदर कदम रखा था। कमरे में हल्की हल्की रोशनी थी। अनाबिया इस वक्त सो रही थी। वो बिस्तर पर आकर लेटा और अपना हाथ उसकी कमर पर रख दिया था। अनाबिया एकदम से बाहर जोरों की बिजली कड़क रही थी और गहरी नींद में अनाबिया इस वक्त सो रही थी। उसे लगा कि शायद ये सब कुछ ख्वाब है। वो फहर के सीने में खुद को छुपाती चली गई थी और फखर भी उसे अपनी बाहों उसका लम्स पाकर सरशार हो चुका था और यूं वो मजीद फहर के करीब सिमटती चली गई थी। फखर भी शायद इसी लम्हे के इंतज़ार में था और मौके की तलाश में फ़ौरन उसके हाथ गुस्ताखियाँ करने लगे और वो उस लड़की को अपने करीब पाल कर सब कुछ भूल चुका था। जो कुछ वो अनाबिया के साथ कर रहा था उसे खुद भी इस बात का अंदाज़ा नहीं था। अनाबिया को लगा कि शायद वो चीज़ सब कुछ ख्वाब में देख रही है और इसी वजह से इंतहाई भयानक ख्वाब। धीरे धीरे फखर उसकी रानाइयाँ देख रहा था और उसे बाहर पर्दे से आज़ाद करता जा रहा था। वो मुकम्मल तौर पर उसके सामने थी। फहर तो उसका हुस्न देख कर ही एक बार फिर मचल चुका था। नीम रोशनी में उसका चेहरा दूध जैसा सफ़ेद वजूद फहर झुकता हुआ उसकी गर्दन तक आया और फिर अपने लब उसकी गर्दन पर रख दिए थे और धीरे धीरे उसकी उंगलियां अपनी उंगलियों में पेवस्त करके उसे अपनी बाहों में समेट चुका था और मुकम्मल तौर पर उस पर हावी हो चुका था और फिर उसकी धड़कनों पर अपनी शिद्दतें लुटाने लगा। जब तक वो उसके नरमी से बरत रहा था, अनाबिया को ये सब कुछ ख्वाब ही लग रहा था।
धीरे धीरे वो सिसक रही थी और उसकी सिसकारियाँ उसके कानों में गूंज रही थी और कुछ आवाज़ कमरे में गूंज रही थी उसे इस बात से कि जो कि फ़खर को मज़ीद ही पागल कर रही थी। और उसकी उसकी सिसकियाँ सुनकर फ़खर के जज्बात मज़ीद भड़क उठे थे। उसे इस बात से फ़र्क नहीं पड़ रहा था, वो अपनी शिद्दतों में मज़ीद इजाफ़ा करने लगा था। मगर जब फ़खर की शिद्दतों में तेज़ी आई तो वो दर्द की एक लहर अनाबिया के लबों पर पूरे वजूद में सरायत करने लगी थी। दर्द से वो कराह उठी थी, हल्के से कराह कर अपनी आंखें खोल चुकी थी और जैसे ही उसने आंखें खोली तो उसके पूरे वजूद को झटका सा लगा था। उसे देखकर तो हैरान रह चुकी थी, पूरा वजूद उसे शैल महसूस हो रहा था। कितनी ही देर तो वो पलकें झपका कर उसने दोबारा खोली थी, जैसे उसको उस बात की तस्दीक आ रही हो कि हकीकत में ये मंजर है या फिर वो कोई ख्वाब। अभी तो या फिर झूठ तो नहीं, सचमुच वो उस वक्त उस शख्स की कुर्बत में निढाल हो रही थी और चिल्लाते हुए वो उसके करीब से उसने पूरी कुव्वत से फ़खर को खुद से जुदा किया था, जिससे जैसे ही बिस्तर से उठी तो उसे अपने वजूद में जान निकलती हुई महसूस हो रही थी। मजीद मुंह के बाल वो फर्श पर जा गिरी थी। उसे अंदाज़ा ही नहीं था कि फ़खर ने उस कदर और रोने लगी, कहने लगी कि शर्म नहीं आती आपको, और आप मेरे साथ क्या कर रहे थे? आपकी हिम्मत कैसी हुई कि शर्म नहीं आई कि मैं आप पर एतबार करती थी और आपने मेरे साथ ये सब कुछ कर दिया? मेरी इज्जत के साथ यूँ खिलवाड़ कैसे कर सकते हैं आप? फ़खर को भी तो होश आ चुका था, वो बच्चों की तरह से बिलक कर रो रही थी और वो चिल्लाई जा रही थी। फ़खर एकदम से होश में आया और उसे शर्मिंदा सा होने लगा, अपना सर पकड़ कर बैठ गया और कहने लगा कि देखो मुझे मुझे पता नहीं चला, मैं सॉरी करता हूँ, मुझे माफ़ कर दो, माफ़ी मांगता हूँ। अब ये रोना बंद करो प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। ऊपर वाले पोर्शन में आवाज़ गई तो पता नहीं वो लोग क्या समझेंगे। मगर मगर वो रोते हुए कहने लगी कि मुझे नहीं रहना आपके साथ, रहना ही नहीं है। पता नहीं आप जैसे शख्स पर क्यों इतना एतबार करके मैं यहाँ पर रह रही थी। मुझे तो उस दिन ही चले जाना चाहिए था, मैं जा रही हूँ यहाँ से। वो अपने दुपट्टे को अपने गिर्द लपेट कर घर से भागने लगी थी कि फ़खर ने उसे अपनी बाजों में लपेट लिया था और अपनी बाहों में पकड़ चुका था। वो बच्चों की तरह से उसे अपने साथ अपने हाथ पाँव मारकर खुद को छुड़वा रही थी और उसके पेट पर हाथ रखकर उसे उठाकर वापस घर में लाया और कहने लगा, जब बिल्कुल चुप, खबरदार, जो तुमने एक भी लफ्ज़ अपने मुंह से निकाला तो एक दफ़ा फिर जब मेरे हाथ साथ वक्त गुजार चुकी हो तो दूसरी बार गुजारने में क्या दिक्कत है, क्या हो जाएगा? वो रोते हुए कहने लगी कि मैं आपको बता चुकी हूँ कि मैं किसी और के निकाह में हूँ और आप मेरे साथ इस तरह कर रहे हैं और आपकी नज़र में लड़की की कोई इज्जत नहीं है। वो उसे बता चुकी थी। आप जैसे मर्दों को बस लड़की ही तो चाहिए, एक लड़की ही चाहिए, काम के लिए पसंद होती है। वो आपके बिस्तर पर आपके लिए बस आए और आपकी ख्वाहिशात पूरी करे। वो रोए जा रही थी। उस वक़्त फ़खर जी भर कर शर्मिंदा हुआ था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। गुस्से से तो उसने दीवार में मुक्के मारे थे, लेकिन आज वो खुद पर काबू ना रख पाया और फिर कहने लगा कि देखो, आज तक मैंने किसी से माफ़ी नहीं मांगी और मैं तुमसे माफ़ी मांग रहा हूँ, मगर शायद मेरी गलती है, मुझे खुद पर काबू पाना चाहिए था जो मैं काबू नहीं पा। सॉरी, मैं फ़खर तुमसे माफ़ी मांग रहा हूँ, मुझे माफ़ कर दो। वो उसे माफ़ी मांग चुका था। मैं पूरी कोशिश करूँगा कि दोबारा तुम्हारे साथ ऐसा ना करूँ, दोबारा तुम्हारे करीब ना हो। मगर वो रोते रोते कहने लगी कि अब के नहीं, मैं ऐसे माफ़ नहीं करूँगी। वो कहने लगा कि फिर क्या करूँ कि आज अभी भी, अच्छा फिर कैसे करूँ? वो बच्चों की तरफ से इसकियाँ लेते हुए और रो रही थी और फिर कहने लगी कि आप पहले मेरे सामने 50 दफ़ा उठक बैठक करें। फ़खर उसकी इस हरकत पर तो हैरान हो चुका था, बचकाना हरकत पर उसकी तरफ देख रहा था और मगर वो उस वक़्त उसके लिए ये भी किसी नेमत से कम नहीं हुआ और वो उसकी बात मान चुका था। उसके सामने उठक बैठक कर रहा था और आहर में उसकी टांगों में जान ही ना रही तो वो फर्श पर वहीं बैठ गया और कहने लगा कि कर लो ली, अब राज़ी होना। अनाबिया सूसू करती हुई हंसी और अपनी आंखों में आए हुए आंसू साफ करके कहने लगी थी कि नहीं, बिल्कुल भी नहीं, अभी तो नहीं, आप बहुत बुरे हैं। मैं तो आपको बहुत अच्छा समझ रही थी, लेकिन आपने मेरे साथ अच्छा नहीं किया, मगर आप दोबारा मेरी इज्जत की धज्जियाँ उड़ा चुके हैं, बिल्कुल हैवानों की तरह। अब आपका कान पकड़कर मुर्गा बनकर दिखाएंगे, तभी मैं आपको माफ़ करूँगी। वो उसे दोबारा से फरमाइश कर। ये सुनकर तो फ़खर का पारा हाई हो चुका था। ये क्या बचकाना हरकतें हैं। और फ़ौरन गुस्से से आगे बढ़कर उसे मुक्का दिखाकर कहने लगा था कि होश में हो तुम्हारी ये बेजा की फजूल की बातें मानने से बेहतर है कि मैं
तीसरी बार भी तुम्हारी वो हालत कर दूँ, वो उसे सुना चुका था। तुमसे ये सब कुछ बोलने की काबिल ही ना रहो, बिला वजह ही मेरा दिमाग खा रही हो, सर पर चढ़ती जा रही हो। लगती क्या हो तुम मेरी, जो जो सर पर चढ़ रही हो, चढ़कर नाच रही हो। वो गुस्से से एकदम से तनफन होते हुए उस पर चिल्ला रोब जमाते हुए बोला था, मगर वो भी आगे से सीना ताने खड़ी हो चुकी थी और फिर कद में उससे इस कदर छोटी थी कि उसके बिल्कुल कंधों के बराबर भी नहीं आती थी। वो नीचे खड़ा था और वो बेड पर खड़ी होकर उंगली से उठाकर उसे कहने लगी, समझ क्या रखा है आपने मुझे, मैं इतनी भी कमज़ोर नहीं हूँ जितना आपने मुझे समझा। मैंने सुन रखा है कि बड़े बड़े बुजुर्ग लोग कहते हैं कि लड़की की सबसे कीमती दौलत उसकी इज्जत होती है, और अगर उसके पास इज्जत ही ना रहा तो वो किस काम की। जिस लड़की की इज्जत चली जाए समझो वो खाली हाथ। वो उसे समझा चुकी थी और दोबारा आपने मेरी इज्जत की धज्जियाँ उड़ा दी हैं, समझे। इज्जत तो अब आपने रोंद डाली और इसलिए मैं आपसे नहीं डरती। क्या कर लेंगे आप, बताएं मुझे। और हाँ, आपका यूँ डांटना और आपके सामने दिलेर होना देख कर तो फहर अंदर ही अंदर लुत्फानंदोज़ हुआ था। न जाने क्यों उस लड़की का उसे बोलना अच्छा लगने लगा था और दिन ही दिन में वो उसके बारे में सोचने लगा था। उसे वो कुछ पसंद भी करने लगा था, मगर ज़ुबान से इकरार नहीं कर पा रहा था। वो उसे अपने कमरे से निकाल चुकी थी और अगली सुबह वो नाश्ता बनाने के लिए जब उठी तो उसके फ़खर ने खुद ही नाश्ता तैयार कर लिया था। ना सिर्फ उसने अपना नाश्ता बनाया था बल्कि उसके लिए भी नाश्ता अपना, बल्कि उसके लिए भी जली हुई ब्रेड और जैम लगाकर रख दिया था, लेकर आया था और कहने लगा, देखो मुझसे तो ऐसा ही बना है, अब ये खा लो। वो यूं ही मुंह फुलाए बैठी हुई थी और कहने लगी, नहीं मुझे नहीं खाना आपके हाथ से नाश्ता। अब आप तब बात करूंगी जब आप मेरी बात मानेंगे और मेरा शोहर मुझे ढूंढ कर ला कर देंगे। ये बात फहर को इस कदर जो बुरी लग रही थी कि कहने लगा, अच्छा ढूंढ कर लाऊंगा और बताओ। और लेकिन अगर उसने तुम्हें कबूल करने से इनकार कर दिया तो फिर तुम क्या करोगी। वो जो कुछ वो कर चुका था वो खुद ही उस लड़की की जान निकाल रहा था। एक बार फिर अनाबिया फूट फूट कर रोने लगी थी और रोने लगी, अगर उसने मुझे अपनाने से इनकार कर दिया तो मैं अपने गांव के चौराहे पर खड़े होकर अपनी जान दे दूंगी। अब खुद को फांसी लटका दूंगी और अपने खून से ही अपने हाथ रंग लूंगी। दीवार पर लिख कर जाऊंगी कि मेरे इस नाहक खून का जिम्मेदार ये फ़ख्र है। और उसके ये डायलॉग सुनकर तो फ़ख्र बस सर झुका कर रह चुका था और अगले 3 रोज़ तक उसने आपस में कोई बात नहीं की थी। वो किचन में दाखिल तक नहीं हुई थी और जैसे ही फ़ख्र घर आया तो ऑफिस से आते ही तो खाना बनाता, सामान जो भी बिखरा पड़ा होता वो खुद संभाल लेता, जहाँ तक कि जानबूझकर वो लाउंज में पड़े हुए सोफे भी इर्द गिर्द गमले से मिट्टी से भी निकाल कर उसने बाहर फेंकी हुई थी। और वो पहर जानता था कि ये सब कुछ उसे वजिज करने की कोशिश कर रही है और इसी वजह से उसे कुछ नहीं कहता था। फहर को समझ नहीं आ रही थी कि आखिर इस मसले का हल क्या है। वो उस लड़की से इस कदर नाज उठा रहा था और वो झाड़ू लेकर खुद ही जगह भी साफ़ कर दिया करता था और वो खामोशी से देखकर खिड़की से जाकर ये मंजर देखती रहती थी। रात को जब वो अपने बिस्तर पर आकर लेटता तो जहन में बार बार अनाबिया का चेहरा उसके सामने आ जाता था, मगर तब उसके साथ वो ज़बरदस्ती गुर्बत के गुजरे लम्हात नहीं आते थे, मगर वो लम्हात आते थे जिनमें वो मुस्कुराती थी और उसके लिए खाना बनाती थी और उसके लिए फ़िक्र करती थी और उसके मुंह से अपने खाने की तारीफ सुनकर जिस कदर वो खुश होती थी। ये सब कुछ सोच कर दोपहर के अंदर एक अलग ही कोंपने फूटने लगी थी। वो धीरे धीरे उसके बारे में सोचने लगा था और उसे वो अच्छी लगने लगी थी और उससे मोहब्बत करने लगा था। वही मोहब्बत के जज्बात तो उस अनाबिया के दिल में भी भड़कने लगे थे, मगर अगर बीच में दीवार हाल थी वो निकाह था। ऊपर वाले पोर्शन से मिलने वाले किराए से जो रकम मिल रही थी उससे वो घर का खर्चा चला रहा था। जब एक शाम यूं अनाबिया को लेकर घर का कोई सामान लेने के लिए बाहर आया, तभी वहाँ पर अनाबिया के चचा ने उसे देख लिया था और वो उसे देखकर हैरान हुई। जब तक वो गाड़ी के पीछे भागा तब तक ये दोनों गाड़ी में बैठकर आगे आ चुके थे। अनाबिया के चचा ने उसे देख लिया था और अनाबिया को तो देखा, मगर वो जिस लड़के के साथ थी उसे तो अंदाज़ा ही नहीं था। ये उसका चेहरा नहीं देख पाए थे। घर तक वो पीछा करते करते आए थे। जैसे ही वो दोनों गाड़ी से उतर कर उसके घर में दाखिल हुए तो दरवाजे पर धड़ की दस्तक की आवाज़ आ रही थी होने लगी। दरवाज़ा अनाबिया ने ही खोला था तो सामने अपने चचा को देखकर वो एकदम से उसके चेहरे का रंग बिल्कुल सफ़ेद पड़ चुका था। उसे तो अंदाज़ा ही नहीं था कि उसका चचा उसका पीछा करते करते उसके पीछे आ जाएंगे।
वो अंदर आकर वो कहने लगी, अनाबिया तू यहाँ क्या कर रही है, तुझे शर्म नहीं आई? घर से भागते हुए एक सन्नाटेदार थप्पड़ उसके मुंह पर मार चुके थे। अनाबिया अनाबिया इससे पहले कि नीचे गिरती फहर उसे थाम चुका था। गुस्से के से सामने खड़े शख्स को देखने लगा और उससे पहले कि कुछ कहता नबिया के चचा को देखकर उसे झटका लग चुका था। नबिया का चचा वो फखर दोनों ही एक दूसरे को हैरत से देखने लगे थे और कुछ सोच कर फखर कहने लगा, आप तो मुस्तकीम अंकल है ना? ये सुनकर मुस्तकीम थोड़ा गड़बड़ाया और फिर कहने लगा, तुम फखर हो ना, अनाबिया के शोहर जिससे 4 साल पहले अनाबिया का निकाह हुआ था। वो तो एकदम से अनाबिया को लगा कि जैसे पूरा आसमान ही उसके सर पर ही टूट पड़ा हो और वो कहने लगा कि अंकल अनाबिया अब कहाँ है और ये लड़की आपकी क्या लगती है? चूँकि अनाबिया ने अपना नाम नूर बानो बता रखा था। एक पल को तो फखर को कुछ समझ ही नहीं आया था कि हो क्या रहा है। अनाबिया का चचा कहने लगा कि कौन नूर बानो? कोई नूर बानो नहीं, ये कोई नूर बानो नहीं, ये अनाबिया, यह तुम्हारी बचपन की मनकूहा जिससे तुम लोगों के बाप ने आपस में ही तुम दोनों का निकाह कर दिया था। अनाबिया का तो चेहरा लाल हो चुका था और उसके लिए एक लम्हा उसे याद आने के लिए काफ़ी था। वो फिक्रमंद होने लगा था जब वो फहर के साथ गुजार चुकी थी। फहर ही उसका शौहर था और फहर ही की तो खुशी की तो कोई इंतहा नहीं रही थी। अनाबिया को देख कर तो वो उसे चेहरे पर जैसे बाहर लौट आई थी। उसे अंदाज़ा ही नहीं था कि ये उसके लिए कितना मौजज़ा हो गया। जिस लड़की को वो ढूंढ रहा था वो उसके घर में ही थी और मुस्तकीम कहने लगा कि इस लड़की को मेरे हवाले कर दो, मैं इसके निकाह को नहीं मानता। बचपन में वो उसकी कागजी रिश्ते अंगूठे की चाप से वो तय हुआ था और इस लड़की को बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था कि इसका निकाह हो रहा है और अब ये बड़ी हो चुकी है, इसलिए निकाह खुद बहुत ख़त्म हो चुका है। मुस्तकीम साहब किसी भी तरह उसे वहाँ से ले जाना चाहते थे मगर फहर उसका हाथ पकड़ गया और कहने लगा कि ये आपके साथ नहीं जा सकती, ये मेरी कोई बच्ची नहीं है, समझदार थी। ये तो खुदा का शुक्र है कि मेरी बीवी मुझ तक बाहिफाजत पहुंच गई, जबकि निकाह करवाने पर मैं आप पर अच्छा खासा केस करवा सकता हूँ। मुस्तकीम साहब घबराए थे। अनाबिया को एक नज़र देखना चाहा मगर वो फहर के पीछे छुप गई थी। मुझे मजबूरन उन्हें वहाँ से जाना पड़ा। दोनों तो एक दूसरे को देखकर इतनी देर खामोशी से एक दूसरे को देखते रहे और फिर अगले ही पल मुस्कुराते हुए फहर के सीने से लग चुकी थी और वो फूट फूट कर रोने लगी और कहने लगी, मैं कितनी पागल हूँ, मैं आपकी बीवी थी तो आप मेरे शोहर थे। ये तो बिल्कुल फिल्मी सीन नहीं हो गया, ना आप मुझे पहचाना ना मैंने आपको पहचाना। उसकी इस बात पर वो हंस दिया था। उसे देखकर तो वो हैरान हुआ, न जाने क्यों उसकी आंखों में आंसू आ चुके थे। वो इस वक्त रो रहा था और शायद उसने अनाबिया से जिस कदर मोहब्बत की थी और इसीलिए वो उसे मिल चुकी थी और उसे सीने में पींच कर वो उसे और भी फूट फूट कर रोने लगा था और उसे बोले हुए झूठ को याद करके वो एकदम से उसकी कमर में एक मुक्का मार चुका था और कहने लगा, झूठी कहेंगी, झूठ बोला क्यों तुमने? तुम्हारा नाम नूरबानो है और तुम्हारा गांव का नाम भी गलत बताया था। जी तो चाह रहा है कि तुम्हारे ऐसी सजा दूं कि तुम्हारे लिए बिस्तर से हिन्ना भी दोबारा हो जाए। अगर तुम सच बता देती तो शायद पहले ही जान लेता कि तुम मेरी बीवी हो। पहले जो वो रोए जा रही थी फिर एकदम से जुदा हो गई थी। उसे ये सुनकर एकदम से धचका लगा था और चेहरे पर संजीदगी थी। फहर कहने लगा, अब क्या हुआ? वो उसकी तरफ देखा। वो मुंह सजाकर कहने लगी, मैंने बिल्कुल भी ये उम्मीद नहीं की थी कि मेरा शोहर ऐसा निकलेगा। कोठे पर जाता होगा और लड़कियों के साथ ताल्लुक़ बनाता होगा और पता नहीं और क्या क्या। वो मेरे से पहले कितनी लड़कियां यहाँ पर आई होंगी। वो एकदम से उसे नाराज़ होकर कहेंगे, तो आपके वालिद ने मेरे साइन के बगैर ही रकम निकालने पर पाबंदी लगवा दी, वरना तो आप अब तक कितनी लड़कियों के साथ ये सोचकर वो चेहरा छुपाकर और भी रोने लगी थी। उसे तो फिर फूट फूट कर रोई थी और फहर का ये हाल था कि उसे देखकर वो परेशान हो चुका था। जी चाहा कि चलो फिर चुल्लू भर पानी में डूब मरे। वाकई मैंने कितना गलत किया। उसने गलत तो किया था मगर जब ये लड़की उसकी हकीकत जानती है, ज़िंदगी में आई थी, उसने दोबारा किसी लड़की की तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखा था। मोहब्बत वाकई इंसान को बदल के रख देती है और ये तो सुधार देती है और अनाबिया की मोहब्बत ने उसे सुधार दिया था। एक गहरी सांस खर्च करके कहने लगा कि मुझे एक बात करनी है, मुझे माफ़ कर दो। पता नहीं कैसे, शायद
शायद मान नहीं थी, ना मेरी जो मेरी तरबियत करती, मुझे समझाती। बाप जो जो समझाता था, बस दोस्तों की बातों में आकर मुझे यही लगता था कि ये सब ठीक है और मेरा बाप मेरा दुश्मन है, मगर शायद वो ठीक ही कहते थे और कहते थे मुझे माफ़ कर दो। वो उसके आगे हाथ जोड़ गया था और उसे माफ़ी मांग रहा था। फहर को कुछ समझ नहीं आ रहा था और अनाबिया बस नफ़ी में सर हिलाकर वहाँ से आगे बढ़ चुकी थी। अनाबिया ने साइन किए थे तो एक बार भी फहर के बैंक अकाउंट्स बहाल हो चुके थे और सब कुछ मामूल पर आ चुका था, मगर बस ओवर थिंकिंग से मजबूर होकर अब जो कुछ ठीक हो रहा था उसे ये बातें सताती जा रही थी कि उसका शोहर उससे पहले की कोठे पर जाकर न जाने कितनी लड़कियों के साथ बस उसकी ये साथ रिश्ता कायम कर चुका होगा और तो और नशा भी करता रहा। फहर के लिए पहले ये बातें बिल्कुल आम थी, लेकिन अब ये बातें उसे उस लड़की को उदास कर देखकर वो भी परेशान हो चुका था। उस रोज़ तो वो बाकायदा उसके सामने घुटनों के बल बैठकर उससे माफ़ी मांग रहा था और कानों को हाथ रख चुका था। देखो मुझे माफ़ कर दो, मैं आइंदा कभी भी ऐसा नहीं करूँगा। लेकिन मेरा खुदा गवाह है, जब से तुम मेरी ज़िंदगी में आई हो मैंने उसके बाद कभी भी ऐसा कोई काम नहीं किया, ना ही किसी लड़की की तरफ आँख उठाकर देखा है। वो उसे अब मेरी ज़िंदगी में बस तुम ही हो और तुम्हारे बगैर मेरी ज़िंदगी अधूरी है। बात रही माजी की तो मैं तुमसे माफ़ी मांगता हूँ, मुझे माफ़ कर दो और अपने अल्लाह से भी माफ़ी मांगता हूँ। मैं आइंदा के बाद ऐसा कुछ नहीं करूँगा। तुमसे की जाने वाली मोहब्बत, की जाने वाली ज़्यादती मोहब्बत पर पूरा यकीन है कि दोबारा बिल्कुल भी ऐसा कभी भी नहीं करूँगा, नहीं भड़कूँगा। मैं सुधर चुका हूँ। और उसे यानी वो नाखून लकीरें निकाल चुकी थी और अपने मुजाजी खुदा को यूँ बैठा देखकर वो फ़ौरन उसे उठा चुकी थी और फिर कहने लगी कि अच्छा अब ये सब कुछ करने की ज़रूरत नहीं, माफ़ कर दिया मैंने आपको। लेकिन दोबारा अगर आपने एक नज़र भी उठाकर किसी को देखा तो कसम से टोपी वाला बुर्का पहनकर आपके घर से बाहर भेजूंगी और फिर ठीक रहोगे। आप उसकी इस मासूमाना बात पर फहर हाँ चुका था और उसे अपने इस तरह से सीने से लगा गया था और धीरे धीरे दोनों की मोहब्बत और भी बढ़ती गई थी और दोनों एक दूसरे के साथ बहुत अच्छे लगते थे। परवान चढ़ने के सारे गिले शिकवे ख़त्म हो चुके थे। दोनों एक दूसरे की मोहब्बत के साथ ज़िंदगी अच्छे तरीके से गुजार रहे थे और आगे बढ़ने लगे थे। दिन ब दिन फहर के दिल में अनाबिया की मोहब्बत बढ़ती चली जा रही थी और पहले से ज़्यादा बढ़ती चली जा रही थी और अनाबिया भी उसके प्यार में एकदम चली जा रही थी। उस रोज़ पे जब वो घर आया तो अनाबिया किचन में उसके लिए बिरयानी बना रही थी। वो उसे कमर से अपने साथ लगाकर कमर से थाम चुका था और उसे उठाकर लेकर जाने लगा तो अनाबिया ने फ़ौरन शोर मचाना शुरू कर दिया और कहने लगी, अरे 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 ये क्या कर रहे हैं आप, हांडी जल जाएगी, छोड़े मुझे। मगर वो उसे जो पकड़ कर ही मेज़ पर उतार चुका था और गर्मी की वजह से चेहरे पर तमाते हुए पसीने की बूंदें जो उसके लिबास को भी काफ़ी ज़्यादा भिगो चुका था, गीला कर चुकी थी। वो सर से लेकर पाँव तक पसीने में भीगी हुई थी और उसे देखने लगा। जैसे उसके करीब आने लगा तो वो कहने लगी कि आपको क्या हो गया है, प्लीज़ दूर रहें, देखिए कितना पसीना आया हुआ है मुझे आपसे। आप तो बस रोमांस करने का कोई मौका जाने ही नहीं देते, दूर हटे। मगर फहर उसे कमर से खींचकर अपने करीब कर चुका था और कहने लगा, बिल्कुल बीवी हो तुम मेरी और मेरा तो जी चाहता है कि बस तुम पर अपनी मोहब्बत इस कदर लुटाऊं कि तुम हर सांस में 10 बार मेरा नाम लो। बड़ी मुश्किल से उसने फहर को खुद से दूर किया था, छुड़वाया था और फिर खाना बनाकर उस मेज़ पर उस पर रखा था। दोनों एक ही प्लेट में खाना खा रहे थे और खाना खाते ही वो दोनों एक दूसरे में गुम हो चुके थे। सीधा उसे कमरे में लेकर गया था और उसे एक बार भी आज की रात रंगीन होने वाली थी। ये सब कुछ अनाबिया की वहम गुमान में ये सोच कर वो शर्मा गई थी और पूरी रात उसकी बाहों में गुजार चुकी थी। रात के 2 बज चुके थे जब कहने लगी, फ़खर अब बस करें, मेरी हिम्मत जवाब देगी है, अब बस भी कर दें। पता नहीं क्यों आपको तो बस मुझ पर रहम नहीं आता। मगर वो कहने लगा, बस तुम यही समझना कि मैं तुम पर जुल्म कर रहा हूँ। मेरी मोहब्बत है और मेरी मोहब्बत को समझने की कोशिश करो। ये जो तुम आए रोज़ बर्दाश्त नहीं होती। दोनों ही यूँ खटी मीठी बातों में वो रात हसीन बना चुके थे और शादी के 3 सालों में अनाबिया जुड़वा बच्चों को पैदा कर चुकी थी। मगर आज भी उसकी बेबाकियाँ और बेवकूफ़ियों का ये आलम था कि अगर उसका बेटा रोता तो वो खुद भी रोने लग जाती थी।
रोने लगती थी। बच्चों का सिरिलैक तो वो खुद भी ही खा जाया करती थी। उसे फहर उसे आंखें दिखाता था, लेकिन वो क्या करती, उसका दिल करता था तुम तो मेरे बच्चों से को भूखा ही मार दोगी। मगर जैसे भी थी वो जैसी थी, और उसे ऐसी ही शरारती अच्छी लगती थी, और उसकी शरारतें ही उसकी ज़िंदगी में उसको रौनक बना चुकी थी। इससे उम्मीद करती हूँ कि आपको ये नावल पसंद आएगा। अपने कमेंट्स, लाइक और शेयर ज़रूर कर दिया करें, इससे हमारी हौसला अफजाई होती है नेक्स्ट नावल तक के लिए। अल्लाह हाफिज़।